हम शुरू करते हैं। रेडी एवरीवन? जितनों को ज्वाइन करना था लगभग सबने ज्वाइन कर लिया है। रेडी एवरीवन? सब लोग कमेंट बॉक्स में हार्ट बना देंगे, हम सब बना देंगे। यस मैम, वी आर रेडी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट टॉप 20 क्वेश्चन आंसर्स पार्ट 7। सो मैं स्वाति सेजवानी स्वागत करती हूँ आप सबका उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट टॉप 20 क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट 7 हम पढ़ने जा रहे हैं। और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है डिफाइन ओटीसी मेडिकेशंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग एंड ओटीसी ड्रग? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई सारे ईयर्स में पूछा जाता है। 2 क्वेश्चंस मिला के पूछे गए हैं इसमें। डिफाइन ओटीसी मेडिकेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग एंड ओटीसी ड्रग। हिंदी में अगर मैं इसको कहूँ तो ओटीसी दवा को परिभाषित करें, प्रिस्क्रिप्शन दवा और ओटीसी दवा में क्या अंतर है आपको ये बताना है। ओटीसी मेडिकेशन शुरू करने से पहले आपको ओटीसी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ओटीसी का मतलब होता है ओवर दी काउंटर। ओवर दी काउंटर मतलब ऐसी ड्रग्स जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के हमको मेडिकल स्टोर पे मिल जाती हैं। जैसे हमें सर्दी हो गई, हमें खांसी हो गई, हमें जुकाम हो गया, हमें बुखार हो गया। तो जब हमें थोड़ी सी सर्दी खांसी होती है, जुकाम होता है, बुखार होता है, तब हम डॉक्टर को दिखाने नहीं जाते, तब हम मेडिकल वाले के पास ही चले जाते हैं। अगर हमें दवाई पता होती है तो हम उस नाम से उससे दवाई मांग लेते हैं। नाम नहीं पता होता तो मेडिकल वाले को लक्षण बता देते हैं कि हमें सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो रहा है, तो हमें इस चीज की दवाई दे दो। तो ऐसी मेडिकेशंस जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के, प्रिस्क्रिप्शन मतलब डॉक्टर का पर्चा, जो ऐसी मेडिसिन जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के हमको मेडिकल स्टोर पे इजीली मिल जाती हैं, उसको ओटीसी मेडिसिन कहा जाता है। अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स क्या होती है, ओटीसी ड्रग्स क्या होती है। तो आप इसको आंसर के फॉर्म में कैसे लिखोगे? आंसर के फॉर्म में सबसे पहले आप ओटीसी मेडिकेशंस के बारे में लिखोगे कि ओटीसी मेडिकेशंस क्या होती है। ओवर द काउंटर मेडिसिन इसको कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ओटीसी और नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। इसको ओवर द काउंटर मेडिसिन को नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी ये मेडिसिन हमें अवेलेबल हो जाती है मेडिकल स्टोर पे। All these terms refers to medicine that can buy without a prescription. OTC, नॉन प्रिस्क्रिप्शन, ये टर्म्स तब यूज होते हैं और इसलिए यूज होते हैं क्योंकि ये जो मेडिसिन हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हमें अवेलेबल हो जाते हैं मेडिकल स्टोर पे। They are safe and effective when follow the directions on the label. जैसे लेबल पे डायरेक्शंस दिए रहते हैं, निर्देश दिए रहते हैं, अगर हम उस तरह से इन दवाइयों को यूज करते हैं तो पूरी तरह से सेफ होती हैं, इफेक्टिव होती हैं एंड इज डायरेक्टेड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल। लेबल अगर किसी को नहीं पढ़ना भी आता है तो जैसा आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने डायरेक्शंस दिए हैं उस हिसाब से भी अगर आप दवाइयां लेते हो तो वो सेफ और इफेक्टिव होती हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में कौन कौन आता है आपका? डॉक्टर आते हैं, नर्सेस आते हैं, फार्मासिस्ट आते हैं। तो उन लोगों ने जिस तरह से आपको बताया है कि आपको ऐसी दवाई लेनी चाहिए, आप उस तरह से अगर दवाई लेते हो तो वो पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव होती है। हिंदी में अगर हम समझें तो क्या होती है ओटीसी दवाएं? ओवर द काउंटर दवा को ओटीसी या बिना प्रिस्क्रिप्शन वाली दवा भी कहा जाता है। इन सभी शब्दों का मतलब होता है ऐसी दवा जिसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम खरीद सकते हैं। ये सुरक्षित और असरदार होती हैं जब लेबल पर दिए गए निर्देशों का हम पालन करके इसको लेते हैं, और जैसा कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमको बताते हैं जब हम उसको उस तरीके से लेते हैं तो ये बिल्कुल सेफ और इफेक्टिव होती है। ठीक है। ओटीसी, ओवर द काउंटर मेडिकेशन, इज अ ड्रग सोल्ड डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स विदाउट रिक्वायरिंग अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। ओटीसी दवाएं जो होती हैं ऐसी दवाएं होती हैं जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सीधे कंज्यूमर्स को बेची जाती हैं। ठीक है। यूज्ड फॉर सेल्फ ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब होता है डिजीज, रोग। ठीक है। ये ओटीसी मेडिसिन ऐसी मेडिसिन हैं जिसे छोटे मोटे इलाज के लिए यूज किया जाता है, जैसे सिर दर्द हो गया, सर्दी हो गई, एलर्जी हो गई, ऐसी छोटी छोटी बीमारियों के सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए ओटीसी को यूज किया जाता है।
इट मस्ट बी सेफ एंड इफेक्टिव व्हेन डायरेक्शंस आर फॉलोड। ये पूरी तरह से सुरक्षित और असरदार होती हैं अगर हम निर्देशों का सही से पालन करके उसको यूज करें तो। ठीक है, इतना आपको ओटीसी के बारे में लिखना है। फिर आपसे पूछा गया है डिफरेंस, है ना, कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स और ओटीसी ड्रग्स में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है अवेलेबिलिटी का। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती। ओटीसी ड्रग्स अवेलेबल हो जाती हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी। दूसरा यूसेज, जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं उसको हम सीरियस या क्रोनिक कंडीशंस के लिए यूज करते हैं। ओटीसी ड्रग्स को छोटी मोटी बीमारियों के लिए यूज करते हैं, जैसे हेडेक, सिर दर्द हो गया, कफ कोल्ड, एलर्जी हो गई, उसके लिए यूज किया जाता है। तीसरा आता है रेगुलेशन। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो होती हैं वो हेल्थ अथॉरिटीज द्वारा स्ट्रिक्टली नियंत्रित होती हैं, स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होती हैं। ओटीसी ड्रग्स पे बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत कम नियम कायदे होते हैं। डिस्पेंसिंग, ओनली डिस्पेंस्ड बाय लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट। जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं सिर्फ वही फार्मासिस्ट डिस्पेंस कर सकते हैं जिनके पास प्रॉपर लाइसेंस हो। ओटीसी ड्रग्स कैन बी परचेस्ड फ्रॉम फार्मेसीज, सुपरमार्केट्स, कन्वीनियंस स्टोर्स। ओटीसी ड्रग आप कहीं से भी खरीद सकते हो। आपने देखा होगा कि ओटीसी मेडिकेशंस जो है जनरल स्टोर्स पे भी मिलती हैं। कई सारे ऐसी दुकानें होती हैं जिसपे दवाइयां एवं जनरल स्टोर लिखा रहता है, तो वो दवाइयां भी रखते हैं, जनरल चीजें भी रखते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि ओटीसी ड्रग्स को फार्मेसी से भी ले सकते हो, सुपरमार्केट से भी ले सकते हो, जो कन्वीनियंस स्टोर्स हैं, कन्वीनियंस मतलब आपको सुविधाजनक स्टोर जो है वहां से भी ले सकते हो। जूम कर लो, ये लो जूम कर दिया, अभी क्लियर दिख रहा है। अभी दिख रहा है क्लियर, ठीक है। बात करें हम सेफ्टी की, फिफ्थ पॉइंट हमारी, रिक्वायर्स मेडिकल सुपरविजन ड्यू टू पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो होती हैं उसमें मेडिकल सुपरविजन यानी कि डॉक्टर, फिजिशियंस की देखरेख बहुत जरूरी होती है क्योंकि इसमें साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ओटीसी ड्रग्स जो है जनरल यूज के लिए एकदम सेफ होती है, जैसा उनको बताया जाए उस निर्देश से अगर हम लेते हैं तो ओटीसी ड्रग्स एकदम सेफ होती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के एंटीबायोटिक्स आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिल सकते। एंटी डिप्रेसेंट्स, ब्लड प्रेशर की जो दवाइयां होती हैं ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स में आती हैं, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, ओटीसी ड्रग्स जो होती हैं पेन रिलीवर्स होती हैं यानी कि दर्द निवारक होती हैं, कफ सिरप्स होते हैं, एंटी हिस्टामाइंस जिनको कि हम एलर्जी के लिए यूज करते हैं। तो ये सारी ओटीसी मेडिकेशंस होती है। तो ये जनरल डिफरेंस होते हैं ओटीसी ड्रग्स में और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स में। ठीक, आपको डिफरेंस मेनली क्या लिखना है कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आपको बिना पर्चे के नहीं मिल सकती, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी है, सीरियस कंडीशंस के लिए यूज होता है, हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटीज द्वारा कंट्रोल्ड होता है, इसको बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए फार्मासिस्ट का, मेडिकल सुपरविजन बहुत जरूरी। जब आप एक पॉइंट याद कर लोगे ना, जैसे प्रिस्क्रिप्शन याद कर लिया या फिर ओटीसी ड्रग्स के आपने पॉइंट्स याद कर लिए, तो उसका उल्टा आप दूसरे में लिख पाओगे। सपोज आपने प्रिस्क्रिप्शन वाले ड्रग्स की पॉइंट्स याद कर ली, उसका अपोजिट आप जब ओटीसी में लिखोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको नहीं दिख रहा है तो आपको पीडीएफ में दिख जाएगा, इससे ज्यादा जूम करूंगी तो स्लाइड कट जाएगी, फिर भी मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। हाँ, मैंने बोला था मैं जूम करूंगी तो स्लाइड कटेगी, इसलिए आप लोग पीडीएफ से इसको पढ़ लेना। ठीक है,
जो साइड के पॉइंट्स है ना वो थोड़े कट रहे हैं, इसको पीडीएफ में देख लेना। चलो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बस इतना छोटा सा आंसर था, इसके बारे में आपको इतना लिखना पड़ेगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। थोड़ा पहले मैं जूम कम कर लूं, अदरवाइज स्लाइड कटेगी। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि आज का दूसरा क्वेश्चन। जस्ट अ सेकंड, चैट ऑफ करने दो पहले। दिख रहा है सबको? फिर से बता दें, चलो फिर से बता देते हैं। हमने पढ़ा ओटीसी मेडिसिन के बारे में, और नेक्स्ट हमको पढ़ना है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग और ओटीसी मेडिकेशंस में डिफरेंस। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया ओटीसी मेडिसिन मतलब ऐसी मेडिसिन जिसको हम ओवर द काउंटर मेडिसिन कहते हैं, यानी कि जिसमें प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं, डॉक्टर के पर्चे की जरूरत नहीं होती, इसीलिए इसको नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन भी कहते हैं। ठीक है, ये सारी जो मेडिसिन हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी हम खरीद सकते हैं। ये सारी मेडिसिन सेफ और इफेक्टिव होती हैं अगर हम इसको एज पर डायरेक्शंस लेते हैं तो। इतना मैंने आपको बताया ओटीसी मेडिसिन के बारे में। फिर मैंने बताया ओटीसी मेडिसिन ऐसी दवा होती है जो कि हम कंज्यूमर्स को डायरेक्टली देते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। लेकिन कब देते हैं? जब कोई छोटी मोटी बीमारी होती है, जैसे सिर दर्द हो गया, सर्दी हो गई, एलर्जी हो गई, है ना। तो इन छोटी मोटी बीमारियों में जब बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाई हम पेशेंट को देते हैं, फार्मासिस्ट या जनरल स्टोर वाले, उसको ओटीसी मेडिसिन कहते हैं। फिर डिफरेंस पढ़ लिया अपन ने कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स क्या होती है, ओटीसी ड्रग्स क्या होती है। तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जैसे नाम से समझ में आ रहा है बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगी, ओटीसी बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाएगी। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स को सीरियस डिजीजेस के लिए यूज किया जाता है, ओटीसी को छोटी मोटी डिजीजेस के लिए यूज किया जाता है, जैसे हेडेक हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, बुखार हो गया। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो है हेल्थ रेगुलेटरी द्वारा नियंत्रित रहती हैं, इस पे नियंत्रण रहता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं रहता ओटीसी ड्रग्स पे। जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स रहती हैं वो लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट द्वारा ही बेची जाती हैं। ओटीसी ड्रग्स सुपरमार्केट में भी मिल सकती है, फार्मेसीज में भी मिल सकती है, जनरल स्टोर पे भी मिल सकती है। तो ये डिफरेंसेस हमने पढ़े। फिर हमने पढ़े सेफ्टी और साइड इफेक्ट्स। तो इसके सेफ साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, इसलिए डॉक्टर की निगरानी में ही प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स लेनी चाहिए। इसके साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा नहीं होते हैं अगर हम एज पर डायरेक्शंस इसको यूज करें। फिर लास्ट में जब आप एग्जांपल्स लिख दोगे तो आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स में आती है एंटीबायोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, ब्लड प्रेशर की दवाई, तो इनमें से कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो बिना पर्चे के आपको मिल जाए, इसलिए सारे एग्जांपल्स यहाँ पे हैं। अब दर्द निवारक गोलियां, सिरप, इनके लिए पर्चे की जरूरत नहीं होती, इसीलिए ये वाले एग्जांपल्स यहाँ है। ठीक है, ओटीसी ड्रग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 14, enumerate about counseling for OTC medications, discuss role of pharmacist in OTC medication। अब आपको बताना है कि जो ओटीसी मेडिकेशन होती है, यानी कि जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन होता है, उसमें काउंसलिंग किस तरह से करी जाती है, पेशेंट से वार्तालाप किस तरीके से किया जाता है, वो बताना है। डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ओटीसी मेडिकेशन, हमारा फार्मासिस्ट का क्या रोल है, क्या भूमिका है ओटीसी मेडिकेशन में, वो बताना। ठीक है, ओटीसी दवाओं के लिए काउंसलिंग के बारे में बताएं, ओटीसी दवाओं में फार्मासिस्ट की भूमिका पर चर्चा करें। तो सबसे पहले आप ओटीसी मेडिसिन के बारे में बताओगे कि किस तरह से काउंसलिंग करी जाती है। फार्मासिस्ट काउंसलिंग फॉर ओटीसी मेडिकेशंस इन्वॉल्व असेसिंग पेशेंट नीड्स। जब हम फार्मासिस्ट काउंसलिंग करते हैं पेशेंट्स की, तो सबसे हम देखते हैं पेशेंट की जरूरत क्या है, पेशेंट की नीड क्या है, उसको हम रिकमेंड करते हैं अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट। अप्रोप्रिएट मतलब सही प्रोडक्ट, रिकमेंड करना मतलब सलाह देना। फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि उसका यूज क्या है, कितना डोज हम उसको दे रहे हैं, कितनी ड्यूरेशन तक उसको लेना है, कैसे उसको स्टोर करना है, क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, क्या इंटरेक्शंस हो सकते हैं, ये सब हम उसको काउंसलिंग के दौरान बताते हैं। ये सारी ड्रग्स क्या है, ओटीसी ड्रग्स हैं।
बिना प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग्स हैं। तो ये सारा ज्ञान कौन देगा? ये सारा ज्ञान देगा आपका मेडिकल वाला, यानी कि आपका फार्मासिस्ट, है ना। वो किस तरह से पेशेंट की काउंसलिंग करेगा? वो पहले उसकी जरूरत जानेगा, पेशेंट की नीड जानेगा, फिर उसको जो उसका सही प्रोडक्ट है वो देगा और उसके यूजेस बताएगा, ठीक है। फिर वो आइडेंटिफाई करेगा रेड फ्लैग्स फॉर फिजिशियन रेफरल। अगर उसको लगेगा कि बहुत गंभीर समस्या है तो वो बताएगा कि फिजिशियन को जाके दिखाओ, डॉक्टर को जाके दिखाओ। एंड इंश्योरिंग अंडरस्टैंडिंग, और वो देखेगा कि वो पेशेंट आपको समझा है कि नहीं, स्पेशली फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स। वल्नरेबल ग्रुप्स मतलब जिन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जैसे बच्चे हो गए, मेंटली डिसेबल लोग हो गए, प्रेग्नेंट वुमेन हो गई। तो ऐसे लोगों से ज्यादा कंफर्म करा जाता है क्रॉस क्वेश्चन पूछ के कि आपको हमारी बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। क्योंकि फार्मासिस्ट जो है वो हेल्थ एक्सपर्ट की तरह काम करता है, ठीक है। वो सेल्फ केयर करता है पेशेंट की, वो बताता है किस तरह से मेडिसिन उसके लिए सेफ रहेगी, कैसे वो उसको यूज करेगा तो उसका मिसयूज हो सकता है, ठीक है। जितने भी डिसीजंस रहते हैं वो फार्मासिस्ट ही पेशेंट को बताता है। इसी को ही कहा जाता है पेशेंट काउंसलिंग इन ओटीसी। तो ओटीसी दवाओं के लिए फार्मासिस्ट काउंसलिंग में मरीज की जरूरतों का आकलन किया जाता है, सबसे पहले सही प्रोडक्ट रिकमेंड किया जाता है, इस्तेमाल का तरीका बताया जाता है, डॉक्टर के पास भेजने के लिए खतरे के संकेतों की पहचान अगर होती है तो उसको बोला जाता है कि तुम डॉक्टर को दिखा के आओ भैया, और यह पक्का किया जाता है कि मरीज को सब समझ में आ गया है, खासकर कमजोर ग्रुप्स के लिए, जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन आती हैं, मेंटली डिसेबल लोग आते हैं, चिल्ड्रन आते हैं, ठीक है। फार्मासिस्ट जो है हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे काम करते हैं। वो क्या कहते हैं कि सुरक्षित इस्तेमाल करो, गलत इस्तेमाल को रोको, ठीक है। खुद इलाज की जा सकने वाली बीमारियों के बारे में सोच समझकर फैसले लेने के लिए लोगों को सशक्त बनाकर उनकी सेल्फ केयर करने में हेल्प करते हैं फार्मासिस्ट। इसीलिए फार्मासिस्ट का सबसे ज्यादा रोल होता है ओटीसी मेडिकेशंस में। एक गलत दवाई दी फार्मासिस्ट ने बिना प्रिस्क्रिप्शन के, पेशेंट को कुछ हो गया तो सारा का सारा इल्जाम जो है फार्मासिस्ट के ऊपर आता है। तो काउंसलिंग जो की जाती है उसमें बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं, जो भी ओटीसी मेडिकेशन पेशेंट को दी जाती है तो उसकी जो काउंसलिंग होती है उसके कुछ मुख्य तत्व होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है पेशेंट असेसमेंट, यानी कि मरीज का असेसमेंट, यानी कि जानकारी प्राप्त करना। असेसमेंट का मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना। मैं चैट ऑन कर रही हूँ क्योंकि इसमें बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछने हो सकते हैं मेरे आपसे, तो फालतू की चैट ना करें, वीडियो लैग करेगा, इसको समझने की कोशिश करो। तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहला होता है पेशेंट असेसमेंट, यानी पेशेंट की जानकारी लेनी पड़ती है फार्मासिस्ट को, है ना। तो क्या क्या जानकारी लेनी पड़ती है? तो सबसे पहले सारे सिम्टम्स, यानी कि जितने भी लक्षण दिख रहे हैं, है ना, पेशेंट को जितने भी लक्षण दिख रहे हैं, अगर वो किसी एलर्जी की वजह से है, किसी पूर्व कंडीशन की वजह से है, या वो कोई दूसरी दवाई ले रहा है उसकी वजह से है, हर एक चीज पेशेंट की जाननी है फार्मासिस्ट को, ताकि वो उसको अच्छे से अच्छी दवाई बता सके, ठीक है। जल्दी जल्दी मत करिए, ये जल्दी जल्दी कर रही हूँ मैं, अभी तो मैंने 3-4 स्लाइड ही समझाई है पिछले क्वेश्चन की। इससे स्लो स्पीड नहीं है, बहुत स्लो स्पीड है। इंग्लिश को हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं 2-2 बार एक ही चीज, उससे स्लो क्या होगा। तो मरीज का असेसमेंट किया जाता है सबसे पहले। सेल्फ ट्रीटमेंट की उपयुक्तता तय करने के लिए सबसे पहले लक्षण देखे जाते हैं पेशेंट की, उसमें एलर्जी तो नहीं है वो देखा जाता है, कोई उसमें दूसरी मौजूद बीमारियां तो नहीं है, कोई वो दूसरी दवाइयां तो नहीं ले रहा है। इस सब के बारे में फार्मासिस्ट को पेशेंट से पहले पूछताछ करनी पड़ती है ना। इस सारे असेसमेंट को कहा जाता है पेशेंट असेसमेंट। तो जब हमने पेशेंट की पूरी जानकारी ले ली, पेशेंट का पूरा असेसमेंट कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप आता है आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन, ठीक है, यानी कि दवाई का सिलेक्शन। यहाँ पे लिखा गया प्रोडक्ट सिलेक्शन। इट इज गाइड टू द मोस्ट इफेक्टिव एंड सेफेस्ट ओटीसी प्रोडक्ट फॉर द स्पेसिफिक एलिमेंट। एलिमेंट की जगह आप डिजीज भी लिख सकते हो, अगर आपको एलिमेंट वर्ड टफ लग रहा है तो आप डिजीज भी
लिख सकते हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन में क्या होता है, जो फार्मासिस्ट है सबसे इफेक्टिव और सबसे सेफ दवाई को चुनता है, क्योंकि उसको बीमारी पता चल गई, उसको सारे लक्षण पता चल गए, उसको सारी प्रीवियस हिस्ट्री पता चल गई, तो अब सबसे सेफ इफेक्टिव ओटीसी प्रोडक्ट वो चुनता है, किसके लिए, पेशेंट के लिए। तो सेकंड स्टेप आ गया प्रोडक्ट का सिलेक्शन। खास बीमारी के लिए सबसे असरदार और सुरक्षित ओटीसी प्रोडक्ट के बारे में गाइड करता है आपका फार्मासिस्ट, किसको, पेशेंट को, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, पीडीएफ अपलोड कर देंगे, डोंट वरी, कर दिया करेंगे टाइम से। थर्ड आता है यूसेज इंस्ट्रक्शन। अब आपने बीमारी पता कर ली पेशेंट की, ठीक है, उसकी पूरी हिस्ट्री पता कर ली, अब आपने प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, कि कौन सा उसके लिए सबसे इफेक्टिव रहेगा, कौन सा सबसे सेफ रहेगा। अब आपको उसको पेशेंट को समझाना है कि उसको यूज कैसे करना है ना, तो उसको कहा जाता है इस्तेमाल के निर्देश, यानी कि यूजेज इंस्ट्रक्शंस। आपको डिटेल करेक्ट डोज बताना है कि कितना डोज आपको लेना है, फ्रीक्वेंसी बतानी है, यानी कि एक दिन में कितनी बार लेना है, ड्यूरेशन बताना है, कितने समय तक लेना है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं या फार्मासिस्ट के पास ही जाते हैं सर्दी जुकाम की दवाई लेने, तो मिनिमम 3 दिन की दवाई तो हमको देता है कि 3 दिन लेना है, सुबह शाम सुबह शाम। तो वो समय अवधि समझानी है पेशेंट को, और रूट समझाना है, ओरल रूट से लेना है, ठीक है, सबलिंगुअल लेना है, ड्रॉप है तो नाक में डालना है, कान में डालना है, ये सब कुछ पेशेंट को समझाना है, ठीक है। तो यूजेस इंस्ट्रक्शंस देने हैं, जिसमें करेक्ट डोज बताना है, सही डोज बनाना है, कितनी बार लेना है वो बताना है, कितने समय तक लेना है वो बताना है, कैसे लेना है इसकी पूरी जानकारी फार्मासिस्ट जो है पेशेंट को देगा, ठीक है। ये होता है हमारा थर्ड स्टेप। अब किसी को लग रहा है कि मैं 0.5 की स्पीड से चल रही हूँ, किसी को लग रहा है कि मैं 2 टाइम्स स्पीड में चल रही हूँ, तो ना तो मैं बिल्कुल फास्ट चल रही हूँ, ना मैं बिल्कुल स्लो चल रही हूँ, मैं एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से चल रही हूँ, जिसको जिस लेवल से समझ में आ सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं इंग्लिश बोल रही हूँ पहले, फिर उसी को मैं हिंदी में रिपीट कर रही हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एकदम स्लो चला जा रहा है, या मुझे कंटेंट खत्म करना है तो मैं बिल्कुल फास्ट जा रही हूँ। कंटेंट मुझे खत्म करना होता तो अब तक मेरा टॉप 20 खत्म हो चुका होता, मैं चैट ऑफ करती, दे धनातन पढ़ाती पढ़ाती पढ़ाती, एक दिन में 4 क्वेश्चन कराती, एक दिन में 3 क्वेश्चन कराती, अभी तक टॉप 20 खत्म हो चुका होता, है ना। तो कंटेंट खत्म करने के लिए तो मैं कभी पढ़ाती नहीं हूँ। जो स्पीड है एवरेज स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नॉर्मल स्पीड है, जिससे सबको समझ में आएगा। इंग्लिश नहीं समझ में आएगा तो हिंदी समझ में आएगा, फिर हिंदी में नहीं आएगा तो फिर एक बार और रिवाइज करवा रही हूँ तब समझ में आएगा, है ना। चलो आगे देखते हैं। यूजेज इंस्ट्रक्शंस के बाद क्या बताया जाता है, यूजेज इंस्ट्रक्शंस के बाद सेफ्टी बताई जाती है ना, और इंटरेक्शंस बताए जाते हैं कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं आपको हमारी दवाई को लेके, ठीक है, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, यानी कि क्या खाना नहीं खाना है, कौन सा ड्रग नहीं लेना है, साथ में अल्कोहल नहीं लेना है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होती है पेशेंट को फार्मासिस्ट के द्वारा, ठीक है, कि कैसे उसको सुरक्षा रखनी है, क्या क्या संभावित साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या सावधानियां हो सकती हैं, भोजन दवा शराब इन सबको कैसे आपको रोकना है, ये सब कुछ बताया जाता है, ठीक है। फिर कुछ अगर स्पेशल पॉपुलेशंस हैं, विशेष आबादी, जैसे बच्चों को ज्यादा खतरा है किसी दवाई का, बूढ़े लोगों को ज्यादा खतरा है, जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको ज्यादा खतरा है, जो शिशु को ब्रेस्ट फीड कर रही, स्तनपान करा रही, उनको ज्यादा खतरा है, तो उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, है ना। क्योंकि आपको तो सब पता है दवाई के बारे में, उन लोगों को नहीं पता, तो उन लोगों को एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, दवाई के बारे में आपको बताना होता है।
बात आती है अब रेड फ्लैग आइडेंटिफिकेशन की। बहुत सारी रील्स देखी होगी, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, है ना, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, ये सब आपने इंस्टा पे रील्स देखे होंगे, यूट्यूब पे देखा होगा। तो रेड फ्लैग का मतलब क्या होता है? रेड फ्लैग का मतलब होता है खतरा, है ना। तो अगर फार्मासिस्ट को भी लगता है कि रेड फ्लैग है, ठीक है, खतरे की निशानी है, जब ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो हम कहते हैं कि फिजिशियन के पास विजिट करो। बहुत ज्यादा असरदार सिम्टम्स दिखते हैं, सीवियर पेन दिखता है, तो हम कहते हैं कि फिजिशियन के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, जब हमें रेड फ्लैग की पहचान होती है। तो जब लक्षण डॉक्टर को दिखाने लायक होते हैं तो हमें सलाह देते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाइए। जैसे लंबे समय तक बहुत सिम्टम्स हैं, बहुत तेज किसी को दर्द हो रहा है, लंबे समय से कोई बीमारी चली आ रही है, तो हम कहते हैं कि डॉक्टर को दिखाओ, है ना। फिर आते हैं लेबल कॉम्प्रहेंशन, लेबल को समझाना होता है, ठीक है। पेशेंट्स की हेल्प करनी चाहिए कि वो उस लेबल को समझ पाए और उस लेबल पे जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उसको पढ़ पाए, क्योंकि हर बार उनको अच्छा फार्मासिस्ट मिले ये जरूरी नहीं है। तो आपको पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए कि वो लेबल को खुद पढ़े, उसको समझने की कोशिश करे, है ना। नेक्स्ट स्टेप आता है रेड फ्लैग के बाद स्टोरेज और निपटान, यानी कि किस तरह से दवाइयों को स्टोर करना है, आपको इसके बारे में गाइडेंस देना है, ठीक है, कि आप सुरक्षित दवाइयों को कैसे स्टोर कर सकते हैं और कैसे आप उनका डिस्पोजल कर सकते हैं यूज के बाद, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में ही पूछा गया था कि हमारा फार्मासिस्ट का क्या रोल है ओटीसी मेडिकेशन में, है ना। ये सारी तो गाइडलाइंस थी कि ओटीसी मेडिकेशन का काउंसलिंग ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारा फार्मासिस्ट का क्या रोल है? तो आसानी से उपलब्ध एक्सपर्ट्स होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि पेशेंट बीमार है, गांव में रह रहा है, तो मेडिकल बहुत ज्यादा किलोमीटर दूर है, नहीं। हर जगह पे ऐसा पॉइंट होना चाहिए, जैसे किसी को छोटी मोटी बीमारियां हैं, इमीडिएट सलाह की जरूरत है, तो सबसे पहले मरीज किसके पास जाएगा? अगर उसको डॉक्टर नहीं मिलेगा तो फार्मासिस्ट के पास ही जाएगा ना। ज्यादातर गांव के लोग, जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं होता दवाइयों के बारे में, बीमारियों के बारे में, तो वो सोचते हैं कि अगर हमें ऐसी कोई छोटी मोटी बीमारियां हैं तो पहला संपर्क पॉइंट आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, फार्मासिस्ट अवेलेबल होने चाहिए जो तुरंत सलाह दे सके, है ना। कहाँ रोल चेंज हो जाता है फार्मासिस्ट का? फार्मासिस्ट का रोल ही है पेशेंट की केयर करना, पेशेंट को हर एक सुविधा देना। कहाँ रोल चेंज हो गया फार्मासिस्ट का? बिल्कुल नहीं हुआ। दूसरा होता है गेट कीपर्स ऑफ सेफ्टी, यानी कि हम जो फार्मासिस्ट हैं हम सुरक्षा के रखवाले हैं। हमें पेशेंट्स को जागृत करना है कि किसी भी दवाई का मिसयूज ना करें, गलत इस्तेमाल ना करें, ठीक है, और दुरुपयोग बिल्कुल ना करें। ये हम कब कर सकते हैं? जब हम पहले खुद जागरूक हों, तभी हम आम जनता को जागरूक कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा हम होते हैं हेल्थ एजुकेटर्स, यानी कि हम पेशेंट्स को नॉलेज देते हैं, बताते हैं उनको कि वो अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं, कैसे बीमारियों से ग्रसित नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये हर घर में फार्मासिस्ट है अब। फिर आता है इंटरवेंशन, यानी कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि किस किस बीमारी में सेल्फ ट्रीटमेंट हम नहीं दे सकते, डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। आपने देखा होगा फार्मासिस्ट के पास कई सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको बहुत ज्यादा बुखार हो, जैसे भी कोविड के टाइम पे हुआ था। कोविड के टाइम पे आप सबने देखा होगा कि किसी को भी अगर सर्दी जुकाम बुखार था और वो मेडिकल वाले के पास जा रहा था कि मुझे सर्दी खांसी बुखार है, दवाई दे दो, तो मेडिकल वाले दवाई नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो सर्दी जुकाम बुखार फैला हुआ था वो कोविड की वजह से फैला हुआ था। तो कोई भी फार्मासिस्ट अगर उस टाइम पे दवाई देता और वो कोविड ट्रीट नहीं होता, उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती, तो फंसता कौन? फंसता कौन? फार्मासिस्ट फंसता। तो हमारे फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होती है ये पहचानना कि कब हमको अपने मन से दवाई नहीं देनी है और पेशेंट को बोलना है कि भैया तुम पहले डॉक्टर को दिखा के आओ, ठीक है। जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे सेल्फ ट्रीटमेंट हमको नहीं देना है, उसको डॉक्टर के पास भेजना है, तब हम कहलाएंगे इंटरवेंशनिस्ट, यानी कि हमने
खुद को पहले बचाया, और अगर पेशेंट बहुत बीमार है तो उसको पहले बोला कि तुम डॉक्टर के पास जाओ, हम आपको दवाई नहीं देंगे। ठीक है। फिर आते हैं, हमारा रोल आता है मेडिकेशन मैनेजर की तरह, यानी कि अगर ड्रग से कोई भी इंटरेक्शन हो रहा है तो इंटरेक्शन के बारे में पेशेंट को जानकारी देना भी हमारी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट हमारी जिम्मेदारी है कि सही इस्तेमाल को हम बढ़ावा दें, यानी कि ड्रग्स का आपको सही इस्तेमाल करना है, मिसयूज बिल्कुल नहीं करना है। ये सारी जानकारी पेशेंट को कौन देता है? फार्मासिस्ट देता है, और हम फार्मासिस्ट का ही ये मेन रोल है। ठीक है। अच्छा, ऐसा क्या? चलो लास्ट पॉइंट समझ लो, फिर जिसको जो करना है, जहां से जहां भागना है चले जाना। हमारा मेन रोल है सही इस्तेमाल को बढ़ावा देना। हमें प्रॉपर दवाई चूज करनी है, सही स्ट्रेंथ चूज करनी है, सही प्रोडक्ट चूज करना है, सही समय अवधि का चुनाव करने के बाद हमको पेशेंट को वो दवाई देनी है। ठीक है। क्वालिटी ऑफ केयर इनहेंसर्स, यानी कि हमें जो भी हम देखभाल कर रहे हैं पेशेंट्स की, उसकी क्वालिटी को और बेहतर बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। पेशेंट सेटिस्फाई होना चाहिए, उसको अपनी हेल्थ के बारे में सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। पेशेंट संतुष्ट, तब आपका काम बिल्कुल करेक्ट है। पेशेंट संतुष्ट नहीं है, मतलब आपका काम ठीक से नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ओटीसी में किस तरह से पेशेंट की काउंसलिंग करी जाती है, फार्मासिस्ट का क्या क्या रोल रहता है, वो आप इस तरह से पॉइंट्स में बना के भी लिख सकते हो। अगर कोई ड्रग्स का मिसयूज करता हुआ मिला तो क्या करना चाहिए? कंप्लेंट करना चाहिए। और क्या कर सकते हो? पहले तो उसको समझाना चाहिए, अगर वो आपका परिचित है, पहचान का है ना? तो अगर समझा सको तो बिल्कुल समझाना चाहिए कि ड्रग का मिसयूज ना करे, उसकी हेल्थ पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है।